वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़ीर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पावर क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो देखते हैं भाई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। यहाँ पे जो पूरी सियासत चली है, पूरी जो पॉलिटिक्स चली है कश्मीर में, ये पॉलिटिक्स वायलेंस की चली है, ये खून खराबे की पॉलिटिक्स है। और इसको चलाया है महबूबा मुफ्ती ने, और पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये जनरल अयूब खान हुआ करता था, डिक्टेटर पाकिस्तान का, उसको डैडी बोलते। वो जिहाद कौन करता है? वो तो करीब का बच्चा करता है। किसी पाकिस्तानी जर्नल का बच्चा तो आज तक कश्मीर में नहीं आया हाथ में AK-47। इमरान खान की इसने पार्टी छोड़ी, और यार 1-2 हफ्ते तो रुक जाता, शर्म के लिए 1 महीना रुक जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों पहना है। ये मैं यहाँ पे सर्दी है, मैं दिल्ली या नोएडा में नहीं हूँ दोस्तों, मैं कश्मीर में हूँ उस वक्त, और यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है। दोपहर का माहौल तो फिर भी ठीक हो जाता है, लेकिन हम लोग जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है यहाँ पे, तो मैंने सोचा पहन लूँ। एक बड़ी अजीब सी बात हुई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जैसे कि लिटरेरी फेस्टिवल्स होती है ना, भारत में भी होती हैं हर जगह, तो पाकिस्तान में भी लिटरेरी फेस्टिवल लाहौर में होती है, इस्लामाबाद में होती है। तो ये इन्होंने करी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिनको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। और वहाँ पे ये खबर 2-3 दिन पुरानी है वैसे, मैं आपको सच बात बताऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं कश्मीर में हूं और ये मुद्दा कश्मीर का है, तो मैं आपको, जिसको कहते हैं ना माई 2 बिट्स ऑफ विजडम, जो भी थोड़ा बहुत मुझे मसला कश्मीर के बारे में समझ है, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। मैंने कभी डिस्कस नहीं करा, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं पूरा मामला है क्या। और ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, ये बड़े मशहूर हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, इनके काफ़ी प्रोग्राम मैंने देखे हैं। वसतुल्ला खान, तो वसतुल्ला खान साहब ये मुजफ्फराबाद में थे, और इन्होंने करीब 4 दिन पहले फिर इनका बड़ा वायरल हुआ, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ना ये एक बात बोली है दोस्तों कि जो मसला है कश्मीर है, दोनों तरफ के लोगों ने इसका फायदा उठाया है, और ये बात सच है। ये बात सच है। पहली बात मैं आपको बता दूं, वो पाकिस्तानियों के बारे में कहते हैं कि जो कश्मीर कमेटी है, कश्मीर कमेटी जो पाकिस्तान में है, जो मौलाना फजलुर रहमान अपने PDM वाले, ये उसके चेयरमैन रहे कई साल, इन लोगों ने फायदा उठाया। ठीक है, इन लोगों ने फायदा उठाया। इन लोगों ने क्या बोला कि साहब ठीक है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपका मन है कहने का, आप कह लो। उन्होंने कह दिया। इन्होंने खूब पैसे उठाए, जो बाहर पाकिस्तानी थे विदेश में, उनसे पैसे उठाए, और एजेंसी से इन लोगों ने पैसे उठाए, और लेकिन इन्होंने काम क्या करा कश्मीर के लिए? इन्होंने काम तो कुछ भी नहीं करा। तो खान साहब एक और चीज कहते हैं इसमें, कहते हैं कि इंडिया की तरफ पूरी जो सियासत चली कश्मीर वैली में, और ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, BBC के लिए काम कर चुके हैं, उन्होंने ये बोला कि यहां पे जो पूरी सियासत चली है, पूरी जो पॉलिटिक्स चली है कश्मीर में, ये पॉलिटिक्स वायलेंस की चली है, ये खून खराबे की पॉलिटिक्स है। और इसको चलाया है महबूबा मुफ्ती ने और फारूक अब्दुल्ला ने। इन्होंने नाम लेकर 2 लोगों का बोला। देखिए ना, बात ये होती है, पाकिस्तान में भी यही होता है कि तुम कश्मीर में जाओ, जिहाद करो। वो जिहाद कौन करता है? वो तो करीब का बच्चा करता है। किसी पाकिस्तानी जर्नल का बच्चा तो आज तक कश्मीर में नहीं आया हाथ में AK-47 लेके सरहद पार करके, कोई नहीं गया, राइट? कभी नहीं। आप पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स देख लीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कश्मीर की कस्में हर एक पाकिस्तानी खाता है, लेकिन इनके कॉलो फेल में फर्क है, जिसको हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी में। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और यही फ्रॉड इंडिया में भी है। इंडिया में दोस्तों 2 लेवल पे फ्रॉड है। कुछ बातें इन्होंने नहीं कही हैं, वो मैं अपने मन से कह रहा हूं। इनका क्या फ्रॉड है मैं आपको बताता हूं। एक तो फ्रॉड यहां पे है जो महबूबा मुफ्ती और ये आपके फारूक अब्दुल्ला के खानदान, क्योंकि ये चाहते हैं खून बहता रहेगा, तो लोग यहां पे अपने एक तरफ से लगे रहेंगे, डर का माहौल रहेगा, ये लोग चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, इनकी अय्याशियों में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है, पहली बात यह। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जब पत्थरबाजी होती थी तो इन्होंने बोला कि ये तो बच्चे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं ना, कश्मीरी बच्चे जो हैं आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इन्होंने आज़ादी के लिए उमर अब्दुल्ला को क्यों नहीं भेजा लड़ने के लिए? क्या उमर अब्दुल्ला आज़ाद नहीं होना चाहते? इसमें तीसरा एक पहलू है जो कोई आपको बताएगा नहीं, आज मैं बता रहा हूं। इसमें नई दिल्ली की बहुत बड़ी नालायकी है। ये जो खून खराबा कश्मीर में हुआ है या खून खराबा पंजाब में हुआ था, ये इसको पैदा किसने करा? पाकिस्तान, हां,
गुनहगार है? बिल्कुल है। अब्दुल्लाज और मुफ्ती गुनहगार हैं? बिल्कुल हैं। JKLF गुनहगार है, हुर्रियत गुनहगार है, यस। लेकिन इसमें दोस्तों दिल्ली भी गुनहगार है। और अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं साहब दिल्ली बिल्कुल पाक और साफ है और दिल्ली ने कुछ गलत नहीं करा, तो इसका मतलब हम आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। अगर जिसको भी मसला कश्मीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो आपको बता देगा कि 70s की दिहाई में और 80 की दिहाई में यहां पे हुआ क्या था, किस तरीके से कश्मीरियों को आइसोलेट करा गया और किस तरीके से उनको यह बताया गया कि तुम अलग हो। आखिरी बात, जो पाकिस्तानी सरकार है हमें उसको भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली वालों की गलती थी, इस्लामाबाद वालों की भी गलती। इन्होंने कश्मीर को एक नारे तक महदूद रखा। इन्होंने बोला कश्मीर को एक नारा बनाओ जिससे कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, लोग जज्बाती हो जाएं, मस्जिदों के सामने नमाज अदा करने के बाद बोलें कि ठीक है हम उनके साथ ताउन करते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए और मुजाहिदीन को देंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं करा। वहां पे ढंग का अस्पताल नहीं है, वहां पे ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी है पर कोई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी नहीं है। जिस बच्चे को जाना है वो लाहौर इस्लामाबाद जा रहा है, क्योंकि वहां पे पढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे मोबाइल फोन कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल फोन काम नहीं करता वहां पे। जो एक मोबाइल फोन कंपनी है वो फौजी रन करते हैं, क्योंकि वो कश्मीरियों पर भरोसा नहीं करते। तो बात यह है कि ये जो पूरी खिचड़ी बनी है ना कश्मीर की, इसमें कई लोग हैं और उसमें शुरुआत जो होती है, कश्मीर की परेशानी जो है, कश्मीर में जो खून बहा है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है नई दिल्ली से। ये हमें एक बात समझनी पड़ेगी। लेट्स बी वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिकल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना दोस्तों, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसकी पैदाइश कहां से हुई थी। बाद में किसी ने जो करा, इसने करा, पाकिस्तान आया। पाकिस्तान का भी बहुत बुरा किरदार रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के जितने भी जर्नल हैं उन सबके बच्चे, मैं आपको बताता हूं, बाय गॉड सबके बच्चे ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज। इन्होंने कसाब भेजा था ना, अजमल कसाब, मुंबई में कत्लो गारत करने के लिए। अजमल कसाब ठीक है, उसको टांग दिया, अच्छा करा। अजमल कसाब का तो बाप गरीब था, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाता था अपने बच्चों को। पर जिन्होंने भेजा अजमल कसाब को, उनके बच्चे कहां पे? उन्होंने अपना बच्चा क्यों नहीं भेजा? अगर कश्मीर के लिए इतनी मोहब्बत है दिल में, तो ये सब कहने वहने की बातें दोस्तों। और यही चीज वो सदुल्ला खान जो इनका जर्नलिस्ट है पाकिस्तानी, उसने पूरा अच्छी तरीके से एक्सपोज करा है। और लोगों ने फिर वहां पे नारेबाजी करना शुरू कर दी कि हमें आज़ादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट देखिए जो सच्ची बात है, अब चीज़ें धीरे धीरे रिपेयर हो रही हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं कश्मीर में बैठा हूं, कश्मीर के हवाले से, ये जो जख्म है ना, ये इतने गहरे हैं, इसमें दिहाइयां लग जाएंगी। अगर किसी को भी लगता है कि 6 महीने में, 8 महीने में या इन्वेस्टमेंट आके ये जख्म भर जाएंगे, ये नहीं होने वाला। ऐसे नहीं, इसमें समय लगेगा और इसमें बहुत समय लगेगा। आजकल कश्मीर न्यूज़ से हट गया है, तो हम लोग सोचते हैं यार यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है। मसले हैं। यहाँ पे डी रेडिकलाइजेशन का मसला है, यहाँ पे डी एडिक्शन का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे ड्रग्स का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे करप्शन का बहुत बड़ा मसला है, जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ना ऐसे फिर बात करेंगे तो फिर बुरा लग जाएगा। लेकिन वी मस्ट टॉक अबाउट दीज थिंग्स। हल कब होता है दोस्तों? हल तब होता है जब आप बोलें, जब आप ये कबूल कर लें कि हाँ, यह प्रॉब्लम है, मुझ में प्रॉब्लम है, मुझ में एक खामी है और अब मैं इसको दुरुस्त करूंगा, तब जाके मामला आगे रहता है। अच्छा, आगे चल के मैं आपको बताता हूं कुछ और खबरें हैं। पाकिस्तान ने बोल दिया, जैसे अच्छा हमने वो काफी लोगों ने रिएक्शन भी दिया। और ट्राया वाली बात मैंने करी थी ना दोस्तों, ट्राया वाली बात मैंने बोला था कि लगाओ तो सर पे बाल उगते हैं। यार पाकिस्तान में बत्ती गुल हो रही है। जैसे आप में से कुछ भाई हैं, उनके सर से बाल गुल हो रहे होंगे ना, तो पाकिस्तान में दोस्तों बत्ती गुल हो रही है। अब बोल दिया है कि 8 बजे के बाद सारे मार्केट बंद करो। ये देखो, और लोगों ने बोला है कि $1 अरब इससे सेव होगा। जो पाकिस्तान के जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि $1 अरब साल का सेव होगा। तो उन्होंने बोल दिया कि 8 बजे के बाद कोई पाकिस्तानी बाजार में नहीं जाएगा, बाजार बंद करो 8 बजे। देखिए ना बात, $1 अरब की बचत कैसे होगी? आपने वैसे ही रेट बढ़ा दिए पर यूनिट पाकिस्तान। अब वो बेचारे मर रहे हैं पाकिस्तानी, उनके पास तो है नहीं बिजली, दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी। और इन लोगों ने इतना भी ख्याल नहीं रखा कि यार वो दुकान वाला, अब लोग क्या करते हैं, देखिए ना 6 बजे दफ्तर खत्म होता है लोगों का, कहीं पे भी 5 या 6 बजे। फिर वो इंसान सबसे पहले घर जाएगा, फिर अपनी वाइफ को लेगा, बच्चों को लेगा, फिर वो शॉपिंग करने बाहर जाएगा। वो पहुंचता ही 7 बजे। आप कह रहे हो 8 बजे हम बंद कर देंगे बत्ती, तो मोमबत्ती के रोशनी में बेचो। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो $1 अरब जो सेव करने के चक्कर में है ना पाकिस्तानी, उससे 10 अरब का नुकसान कर देंगे, क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी खुद रोक रहे हो। एंड दिस इज अ वेरी फुलिश डिसीजन। ये बहुत एक बेवकूफ़ी का डिसीजन है जो इनको नहीं करना चाहिए। वैसे भी ऐसी बात नहीं है कि 8 बजे के बाद बंद कर दो दुकान, तो 8 बजे के पहले बिल्कुल अच्छी रोशनी आ रही थी, अच्छी लाइट आ रही थी, खूब बेहतर इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, ऐसा नहीं है।
उसमें भी टूट फूट है, उसमें भी लोड शेडिंग है, और 8 बजे के बाद तो इन लोगों ने बोल दिया फॉर्मली बंद कर देंगे। तो इनका बिल्कुल बैंड बजा दिया। जैसे मैंने बोला था ना, अगर कोई ऐसा तरीका होता ना कि ट्राया हम पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सर पे लगा देते हैं, यू अंडरस्टैंड, ट्राया को पाकिस्तानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सर पे, उनके भी सर पे बाल उगाते और हो सकता है कुछ रोशनी आ जाती। अब रोशनी की कोई उम्मीद ना रखें दोस्तों पाकिस्तान से। जो सर पे बाल उड़ गए पाकिस्तान के, वो ऐसे उड़े कि 250 फाइटर जेट हैं पाकिस्तान के, वो रिटायर होने वाले हैं। और अब पाकिस्तान में त्राहिमाम हो गया, पाकिस्तानी बड़े परेशान है साहब, हमारी एयरफोर्स के 250 फाइटर जेट अब थैंक यू होने वाले हैं। अब कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे आप, इंडिया को कैसे अटैक करेंगे? अब तो ये रिटायर होने वाले हैं जेट्स, अब बताओ क्या करना है इनका। तो चाइना से बड़ी वो फिर से भीख मांगना, चाइना से पैसे लेना कि आप ही कुछ करो, आप ही कुछ करो। अब 250 फाइटर जेट की बहुत वैल्यू होती है। अब एक जमाने में चाइना ने दे दिया, एक जमाने में अमेरिका ने दे दिया। अब ऐसा थोड़ा ना कि बार बार आपको देखो, जिसको कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चों को सपोर्ट करते हैं यार, माँ बाप जो है बच्चों को सपोर्ट करते हैं, पर एक लेवल होता है कि जब 21-22 साल का लड़का होता है तब कहते हैं यार ये खुद कमाएगा, कुछ करेगा। वो एम इस सोसाइटी का ये होता है। पाकिस्तान एक ऐसा बच्चा है जो कि 75 साल का हो गया लेकिन खुद कमाना इसने आज तक नहीं सीखा। ये अभी भी अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है। कभी सऊदी अरब से पैसे लेना, कभी यूनाइटेड अरब एमिरेट से पैसे लेना, जैसे अभी 2 अरब और 1 अरब इनसे लिए, टोटल 3 अरब, फिर कभी अमेरिका से पैसे लेना, फिर कभी चाइना से पैसे लेना। ये मांगे तांगे की जिंदगी से इनका काम चल रहा है। ये जो फाइटर जेट की बात है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। इसमें दोस्तों हुआ है कि जो फ्रेंच बिल्ट मिराज है इनके, उनको मिराज 3 को ये फेज आउट कर रहे हैं, मिराज 5 को भी ये फेज आउट कर रहे हैं, और इन सब जेट्स को फेज आउट कर रहे हैं। इसमें J-10C जो है चाइनीज एयरक्राफ्ट, अब वो चाह रहे हैं वो बिल्ड करें, लेकिन उसका पैसा कहां से आएगा? उसकी प्रोडक्शन का जो है, और JF थंडर का जो सीरीज है उसका प्रोडक्शन पाकिस्तान में है, जो चाइनीज करता है। वहां पे चाइनीज वर्कर्स हैं, वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज पैसा तो चाहिए, पैसा आपके पास है नहीं। इंडिया में भी फाइटर जेट्स की कमी है दोस्तों, हमारा भी फाइटर स्क्वाड्रन का फ्लीट जो है वो काफी कम हो चुका है, लेकिन भारत के पास पैसा है। फर्क सिर्फ इतना है, इंडिया हैज मनी, पाकिस्तान डज नॉट हैव मनी। और इंडिया का जो क्राइसिस वो इतना ज्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान का क्राइसिस है। यू नो, अभी मैं आपको आज बता रहा हूं, अगले 2-3 हफ्ते में या 1 महीने में आप देखिएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि भारत की ओर से फाइटर जेट्स के लिए कुछ ना कुछ बड़ा मामला अनाउंस होगा दोस्तों। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, एक बड़ा मामला अनाउंस होगा इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के लिए। ये और मेरे पास क्या खबर है मैं आपको बताता हूं कि जेट इंजन की जो डील है, हमने बात करी थी, आपको राजनाथ सिंह जी मिले थे लॉयड ऑस्टिन से, वो भी बिल्कुल निपटने वाली है। जनरल इलेक्ट्रिक के जेट इंजन बनेंगे, हमने पहले भी कवर करा था 3 दिन पहले कि ये बनेंगे इंडिया में और ये लगेंगे तेजस एयरक्राफ्ट में। तो अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इंडिया सिर्फ ये नहीं कह रहा कि चेक देके भाई हम अमेरिका से कुछ खरीद लेना, इंडिया ये कह रहा है कि भाई हम प्रॉपर तरीके से आपसे टेक्नोलॉजी लेंगे, वो टेक्नोलॉजी इंडियन हो जाएगी। हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेंगे, टेक्नोलॉजी इंडियन हो जाएगी, भारत वो इंजन यहां पे बनाएगा। जब भारत यहां पे इंजन बनाएगा, फिर उसके बाद भारत उसको एक्सपोर्ट करेगा। तो ये कहानी अभी भारत की चल रही है। एक और खबर है पाकिस्तान से, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, जो लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई खास टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं मैं आपसे बातचीत करूं, या आपका कोई खास सवाल है वो भी लिख के दीजिए, आप कोई टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं आप वो भी लिख के दीजिए, एंड आई विल डू इट फॉर यू। मुझे 1-2 दिन की मोहलत दीजिएगा दोस्तों, मैं इस वक्त कश्मीर में हूं, मैं वापस घर पहुंच जाऊं, फिर इत्मीनान बख्श आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि विच इज द टॉपिक इन विच यू नीड फॉर मी टू डिस्कस एंड डिबेट विथ यू। कुछ टॉपिक्स होते हैं ना कि बड़े दिल के करीब होते हैं कि साहब ऐसा कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आप मुझे बताइएगा। वो टॉपिक, कोई भी टॉपिक मैं लेने को तैयार हूं, बस पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, तो आप उसको दूर रखिएगा। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स का है उसके बारे में आप जरूर बताना, तो फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा उस मामले पे। अच्छा दोस्तों, ये जहांगीर तरीन है, जहांगीर खान तरीन साहब, ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के। ये इमरान खान का एटीएम हुआ करता था जहांगीर तरीन। जहांगीर खान तरीन इमरान खान का फाइनेंशियल सपोर्टर था, बहुत बड़ा, बिल्कुल अमीर तरीन आदमी है। इसके शुगर मिल हैं, इसके आटे के मिल हैं। और जहांगीर तरीन, जब इमरान खान ने बोला था ना कि भारत के साथ 370-35 से हटने के बाद भारत से ट्रेड बंद कर दो, लेकिन किसी को यह बात नहीं पता कि चुपचाप इसके मिलों के जो स्पेयर पार्ट थे वो इंडिया से जा रहे थे।
क्योंकि इसके मिल की पूरी मशीनरी इंडिया से गई है, तो स्पेयर पार्ट भी जाहिर सी बात है यहीं से मिलने थे। तो इसके लिए इमरान खान ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं जहांगीर भाई, आपके लिए मैं 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेता हूं। तो इंडिया से सामान गया। इंडिया से आज भी पूरा सामान पाकिस्तान जा रहा है, बस सिर्फ एक चीज है, 4 गुना दाम पे जा रहा है और दुबई के थ्रू जा रहा है, इतना फर्क है। प्याज से लेकर, टमाटर से लेकर, अदरक से लेकर, नींबू, मिर्ची, सब कुछ, सारे मसाले जो पहले जाता था वही आज जा रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कोई भी ये बोले कि आइटम कम हो गए ना, लेकिन यहां से दुबई जाते हैं, दुबई से पाकिस्तान जाते हैं, 10 रुपए की चीज 40 रुपए में मिल रही है, बस इतना फर्क है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, अब एक नई पार्टी इन्होंने खोल दी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आईपीपी। आईपीपी, इस्तेकाम पाकिस्तान, उन्होंने पार्टी खोल ली। और भाई साहब इस पार्टी का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इस पार्टी का कोई मतलब नहीं है। जैसे किंग्स पार्टी कहते हैं ना, किंग्स पार्टी क्या है दोस्तों? किंग्स पार्टी वो है जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कहते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। तो पहले सिर्फ नून लीग हुआ करती थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही होती थी, उसके 2 फैक्शन हो गए, तो काफ लीग को कहने लगे किंग्स पार्टी। ठीक है, वो किंग्स पार्टी होगा। ये हर समय मिलिट्री रूलर्स को सपोर्ट करती थी ये पार्टी। ये परवेज मुशर्रफ के बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई थी कि जनाब हम आपके साथ हैं, ये वो वाली पार्टी थी। काफी कुछ पाकिस्तान की पार्टियों के बारे में मैं आपको बताता हूं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये जो इसने बनाई है ना जहांगीर खान तरीन ने, दोस्तों मैं पहले पाकिस्तान की और पार्टियों के बारे में जरा आपको बता दूं तो आपको एक पता लग जाएगा, फिर आपको इंटरेस्ट भी आएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका भुट्टो है, जुल्फिकार अली भुट्टो जो उसका चेयरमैन हुआ करता था, जिसको फांसी लगा दी थी, वो भी पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है। जुल्फिकार अली भुट्टो, आप ये बात पहले समझिए, जुल्फिकार अली भुट्टो भी पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये जनरल आयूब खान हुआ करता था डिक्टेटर पाकिस्तान का, उसको डैडी बोलता था, उसको बाप मानता था, उसको डैडी बोलता था। तो ये इतने करीबी ताल्लुकात थे। फिर बाद में इनके दिल में डेमोक्रेसी जागी, फिर ये खड़े हो गए उसी फौज के खिलाफ जिस फौज ने इनको जन्म दिया था। नवाज शरीफ, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, 1983 में ये पाकिस्तानी पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था। इसको लगाया था फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब सूबे का पाकिस्तान में। किसने लगाया? जनरल जियाउल हक ने। यानी कि पाकिस्तान, ये जो मुस्लिम लीग ये है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये भी इसको दोबारा जो खड़ा करा, ये ठप हो गई थी पार्टी, दोबारा इसको किसने खड़ा करा? जनरल जिया ने खड़ा करा। और इसकी स्टील की मिलें हैं, इसकी शरीफ फैमिली की स्टील की मिलें हैं, यानी बड़ा अमीर खानदान से है नवाज शरीफ। अच्छा, इमरान खान को किसने खड़ा करा? आईएसआई ने खड़ा करा, जनरल बाजवा ने इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो पाकिस्तान में एक रीत चली आई है, एक रिवायत है कि जो आपको खड़ा करेगा आप उसकी पीठ में खंजर घोंपोगे। ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी करा, ये आपके नवाज शरीफ ने भी करा, इमरान खान ने भी करा। ठीक है, अब बात क्या हो गई? ये जो जहांगीर खान तरीन था, जो एटीएम था इमरान खान का, इसको चाबी लगी, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी। इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, इसने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इसने शुरू कर दी। इसमें हैं कौन लोग? इसमें हैं कौन लोग? इसमें वही लोग हैं दोस्तों जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। आज की तारीख में इमरान खान ने, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त मुझे बताते हैं, इमरान खान ने अपने जो घर में लोग काम करते हैं नौकर, उनकी तनख्वाहें देने के पास इमरान खान के पास पैसे नहीं है। इतना बुरा हाल हो गया। क्यों? क्या इमरान खान के पास फंडिंग की कमी है? नहीं, फंडिंग की कमी नहीं है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे हैं, आज इमरान खान बोले तो $100 मिलियन उसके बैंक में या $50 मिलियन उसके बैंक में आ सकते हैं अगर इमरान खान बोले। लेकिन इमरान खान के बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब इमरान खान अपने खुद के बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता, और जो उसको पैसा देते थे थैलियों में भर भर के, सूटकेसों में भर भर के कैश, उन लोगों ने जाके ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली, आईपीपी जो भी है, ये इन्होंने जहांगीर खान तरीन ने पार्टी बना ली, और इसमें सब। अच्छा, एक और, शाह महमूद कुरैशी का आपको याद होगा, शाह महमूद कुरैशी जो मुल्तान के बाबा बाल काटते हैं पीर, हाँ, जो पाकिस्तान के पहले ही वॉज द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो गए साहब खान साहब से मिलने के लिए, जेल से निकले तो इन्होंने बोला कि मैं जेल से आते ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और छोटी मोटी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोला मैं हक और सच के साथ खड़ा हूं और ये लड़ाई है और मैं इस लड़ाई में खड़ा हूं। उन्होंने ये नहीं बोला मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं, इमरान खान के साथ खड़ा हूं। उन्होंने बोला ये जस्टिस की लड़ाई है, हक की लड़ाई, में हक की लड़ाई कर। उन्होंने एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट दे दिया। लोग खुश हो गए पीटीआई वाले कि देखो कुरैशी तो गिरा नहीं, कुरैशी खड़ा हुआ है। सच बात कुछ और थी। अब कुरैशी साहब कहां पहुंचे हैं?
कुरैशी साहब पहुंचे इमरान खान के साथ मिलने और दोनों आप सब बैठे हुए हैं, चाय चल रही है, बिस्किट चल रहे हैं वहां पे और वहां पे बातचीत चल रही है। इमरान खान कह रहा है मैं तो लड़ूंगा, कुरैशी साहब कह रहे हैं आप पागल हो गए खान साहब, आप लड़ेंगे? आप अभी चुप हो जाएं कुछ समय के लिए, आपका वक्त बुरा चल रहा है, बुरे वक्त में चुप होना ही समझदारी है, आप चुप हो जाइए खान साहब, आप बाद में जब चीजें सेटल हो जाएं तब आप फिर से खड़े हो जाना। इमरान खान कहता नहीं मैं तो कल ही लड़ूंगा। उसने बोला साहब आपकी पूरी पार्टी तो निपटा दी फौज ने, पाकिस्तानी आर्मी ने आपकी पूरी पार्टी निपटा दी है, सबको एक एक करके बंदों को, उनके बीवी बच्चे उठा लिए घर से। शाह महमूद कुरैशी समझा रहा है इमरान खान को कि खान साहब इनके बीवी बच्चे उठा लिए घर से, इनके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप उठा लिए, इनकी घर की औरतों के साथ इनके जुल्म कराए, बेइज्जती करी है उनकी, आप क्या बात कर रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं रहेगा। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को एक और बात समझाई कि अगर आप किसी भी जो पीटीआई का वर्कर है, कोई भी पीटीआई का वर्कर है, उसके ऊपर आप जुल्म करो तो वो बंदा फिर भी डटा रहेगा, पर उसकी घर की औरतों के खिलाफ अगर जुल्म करोगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि ये किसी भी बंदे की फितरत होती है। आप राइफल के बट से मारो, आप उसको कुछ भी करो, ठीक है, आप उसको डंडे मारो, कोड़े मारो, वो बंदा हो सकता है अगर वो ईमान का पक्का है वो नहीं झुकेगा। जहां पे वो देखता है कि उसकी बहन, उसकी वाइफ, उसके घर की बहू, उसकी मदर के साथ कोई गलत बात कर रहा है, बात भी कर रहा है गलत, एक्शन कुछ नहीं लिया, हाथ भी नहीं लगाया उनको, मुंह जबानी अगर कोई गालम गलौज कर रहा है तो वो आदमी टूट जाता है अंदर से। ये शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को समझाने की कोशिश करी, लेकिन भाई फिर इमरान खान तो इमरान खान है यार। इमरान खान ने सुनी आज तक किसी की जो इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की सुनेगा। अब इनकी लड़ाई हो गई, कुरैशी साहब ने मुंह सुजाया और कुरैशी साहब वहां पे चले गए। जो इमरान खान से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुरैशी साहब ने नहीं करी। उन्होंने बोला थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मैं जा रहा हूं, वो चले गए। अब आगे क्या होगा नोबडी नोज, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब जहांगीर तरीन को ज्वाइन कर चुके हैं। अपने डब्बू जी, याद है डब्बू जी, चौधरी फवाद ने भी एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। इन लोगों ने वक्फा ही नहीं दिया, इन लोगों ने गैप ही नहीं दिया यार। मैं बड़ा सरप्राइज हूं, जो लोग यार, सियासतदान ना फिर सियासतदान होता है, उसकी ना लॉयल्टीज नहीं होती। मैं एक बात नहीं समझ पाया, ये इमरान खान की पार्टी छोड़ी इसने, इमरान खान की इसने पार्टी छोड़ी, और यार एक दो हफ्ते तो रुक जाता, शर्म के लिए एक महीना रुक जाता यार। ये लोग ऐसे लोग हैं, एक दरवाजे से गए दूसरे दरवाजे के अंदर घुसे, क्योंकि इनका काम सियासत है, इनको करना ही सियासत है। और मैं डे वन से कह रहा हूं इमरान खान की पार्टी टूटेगी। मेरे काफी पाकिस्तानी दोस्त ये कह रहे हैं कि नहीं मेजर साहब बड़ा पक्का बंदा है, बड़ा पक्का बंदा है, आप देखना इमरान खान की पीटीआई ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, मतलब कोई ऐसे वैसे नहीं है। इसमें दो चीजें हैं, पीटीआई में जो भी आया है ना दोस्तों, जो भी आया है पीटीआई में, सब दूसरी पार्टी छोड़कर आए हैं। मैं आपको बताता हूं, ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं ही नहीं। कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भुट्टो की पार्टी है, उसमें आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। इसमें आइडियोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं पीटीआई में। सब ये कौन है? शाह महमूद कुरैशी, ये तो नून लीग से आया है। इसके बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गया था, उसके बाद ये घूम फिर के पूरी दुनिया की परिक्रमा करके चक्कर लगा के फिर आया पीटीआई में। डब्बू जी कहां से आए? डब्बू जी ने तो 5-5, 6-6 पार्टियां छोड़ी हैं। काफ लीग 2 बार छोड़ी डब्बू ने, एक पार्टी 2 बार कौन छोड़ता है? डब्बू ने 2 बार छोड़ी पार्टी। अब तो इसकी जितनी भी इमरान खान की फौज है, सारी की सारी नीचे वाली फ्रॉडिया है। जो इसकी फर्स्ट लाइन है, सारे की सारी फ्रॉड है। ये कहीं से छोड़ के कुछ करके, ये करके वो करके, धीरे धीरे घूम घाम के पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनको एक चीज समझ में आ गई है कि हमें सियासत करनी है, और हमें पाकिस्तानी आर्मी के आशीर्वाद से सियासत करनी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना यहां पे हम लोग रह नहीं सकते। और कोई ना कोई हो पूरे पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी के नाम पे झूठ बोले। पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी, लेकिन झूठ बोलने के लिए तो होना चाहिए ना कुछ। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई मेजर साहब कश्मीर में गए हुए हैं, लेकिन ये कि कश्मीर की कुछ उन्होंने टॉपिक भी लिए, ये एक अच्छा किया, क्योंकि हम भी आपके साथ कल परसों बता रहे थे कि इधर से जैसे कश्मीर में गए थे, वहाँ पर हामिद मीर था, कुछ एंकर थे या ये कुछ मिलकर वहाँ गए थे, जलसा था इनका भाई, कोई बड़ा इन्होंने किया हुआ था। लेकिन जो हमारी कश्मीरी अवाम है, उन्होंने भाई पकड़ कर इनको ऐसा भगाया कि ना इन्होंने वहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस की है, ना कोई इन्होंने कोई लफ्ज़ बोला है, सीधा अपना भाई वहाँ से अपने जूते उतार पकड़े हैं और भाई अपने घरों को आ गए। ऐसे यहाँ पर इनको भाई ट्रीट किया गया है। और उस तरफ आप देख लें, ठीक है, मेजर साहब ने चीज़ें कुछ बताई हैं कि जो पहले होता था, महबूबा मुफ्ती थी, उनको काफ़ी उन्होंने पैसा भाई खाया है,
क्योंकि इतना पैसा उन्होंने ना खाया होता तो आज तो कश्मीर भाई पता नहीं कितना नहीं, डेवलपमेंट। इधर वाले कश्मीर में देखो ना, अब एक इलेक्शन पता नहीं होने या नहीं, लेकिन जो एक रैली निकालते हैं ना, या एक मतलब कि अपनी पावर शो करते हैं, इसलिए उन्होंने भाई एक जलसा किया। लेकिन आगे से भाई लोग भड़क उठे, उन्होंने यही बोला कि आप हमें एक 75 साल से चूतिया बना रहे हैं। जब एक इलेक्शन नज़दीक आते हैं, रैली निकालते हैं और बोलते हैं कि हम कश्मीर में ऐसा कर देंगे, हम कश्मीर को डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ तक कि ना तो उधर एक यूनिवर्सिटी है और ना ही कोई एक मतलब कि अच्छा एक हॉस्पिटल है। हाँ। क्योंकि वादे तो ये काफी बड़े बड़े करते हैं लेकिन चीजें कुछ नहीं है, इसलिए वो बेचारे उन्होंने भाई सोटे निकाल लिए और इनके पीछे वो दौड़ निकले कि आप इधर से भागो, हमें पता है आपने कौन सी इधर डेवलपमेंट करनी है और कौन सा इधर हमने झंडा गाड़ना है, बस इधर अपनी सियासत चमकाने आते हैं कश्मीर के नाम पर। इसी वजह से भाई वो तंग आ गए थे इधर के कश्मीर के लोग, क्योंकि वो उधर इंडिया में इतनी बड़ी डेवलपमेंट देखकर वो भी बेचारे चौंक गए और उनको भी दुख लग रहा है कि भाई हमें भी कुछ चीज़ दे दो, क्योंकि इधर आप 75 साल से पैसा तो हमारे एक खून पसीने से आप मतलब कि खा ही रहे हैं और पी रहे हैं। जैसा कि फजल रहमान उसकी पार्टी के बोलते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उन्होंने भी भाई काफ़ी मुल्ला हजरात ने पैसा खाया है और अब ये भी अब सियासत चमका रहे हैं उधर जाकर। ये नहीं चमका। बिल्कुल ऐसे ये लोग अब काफ़ी हद तक समझदार हो गए, खासकर कश्मीरी जो है ना वो सारे हमारी तरह थोड़ी हैं कि वो मतलब हर 5 साल बाद या जैसे ही कोई सियासतदान एक नया लॉलीपॉप लेके आता है और उसको अचीव करते हैं और हम तो सहम जाते हैं, मतलब हमें तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें, कभी नालियाँ बनवा देंगे ये चीज़ें, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़रूरत है बड़ी चीज़ों की जो कि मतलब वो दूसरी साइड के ऊपर देख रहे हैं। ज़ाहिर बात है हमसाये को सारा कुछ पता होता है, तो उस हवाले से वो इस चीज़ को तो समझ गए कि ये हमारा कुछ नहीं करने वाले, जो भी करेंगे हम खुद करेंगे। तो उसके ऊपर नौजवान जो वहाँ के थे उन्होंने काफ़ी हद तक इनको काफ़ी टफ टाइम दिया और वहाँ पे आज़ादी के नारे लगाए वहाँ पे भी आज़ादी के नारे लगे, हम लेके रहेंगे आज़ादी। सही बात है, उन्होंने भी पाकिस्तान से तो लेके रहेंगे आज़ादी। तो मतलब ये चीज़ें आगे आगे जो है ना वो काफ़ी टफ होनी यानी, क्योंकि लोग अब काफ़ी हद तक समझदार हो गए, उनको जो है ना वो थोड़ा बहुत हक लेने का जो है ना वो पता चल गया। तो ज़ाहिर बात है आप कोई भी पॉलिटिशियन है ना उसको अब थोड़ा टफ टाइम मिलना शुरू हो जाना, यहाँ तक कि लोग गिरेबान तक भी आ सकते हैं, कुछ के आ गए कुछ भी आएंगे। तो इस हवाले से अब वहाँ पे सियासत करने कश्मीर में यहाँ तक कि इधर भी अब थोड़ा सा मुश्किल लग रही है। दूसरी तरफ भाई पार्टियाँ बन रही हैं नई नई और एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि कल तक जो आज़ादी के नारे लगा रहे थे, ठीक 5 दिन बाद वो एक नई पार्टी में जाके आज़ादी के नारे, अब उधर अभी आज़ादी के नारे नहीं लगाए हैं, उधर अभी इस्तेहकाम के नारे लगाए, उधर माल मूल अभी मिल जाए ना फिर अभी तो जाहिर बात है उनको मिलना है। एक तो चाबी वाला खिलौना है, अभी जब चाबी ऐसे खींचेंगे तब बोलेंगे यार इनका मतलब इनको थोड़ी बहुत होती ना बंदे को हया शर्म आती हो कि यार चलो लोग क्या कहेंगे, उनके ऊपर इनको कोई नहीं है। देखो एक अगेन यही है कि सिर्फ 5 दिन पहले जो है ना वो नारे लगा रहे थे कि हम क्या कुछ करेंगे इमरान खान के लिए हैं तो ठीक 5 दिन बाद जो है इमरान खान का जिक्र भी नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हो जाएंगे हैं। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है और देखो पिछले कितने सालों से ये जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर चूरन बेच रहे हैं, लेकिन एकदम झटका लगा और उनका पता भी नहीं लगा कि उनके साथ हुआ क्या है। इसी तरह शाह कुरैशी साहब जो है ना वो बिल्कुल आए इमरान खान साहब के पास कि आप जो है ना वो अब थोड़ा सा रेस्ट करें, हमें जो है ना वो मामला चलाने दे, पीछे हट जाए, नहीं तो काम जो है ना वो खराब हो जाना है। वो तो पहले ही चुका काफ़ी हद तक, लेकिन ये कि आगे वाला जो मरहला होना है ना उसमें आपके लिए काफ़ी नुकसान होगा। तो उसके ऊपर खान साहब जो है ना वो जिस तरह कहते हैं कि वो डट गए, डट के खड़ा है। अब इमरान जैसे फवाद चौधरी बोलता था, अब इमरान खान साहब की भी भाई मजबूरी है, वो भी छोड़कर नहीं जा सकता, जिंदगी तो उसने जी ले, यही बोलता है कि इधर भाई निपटा ही दो तो अच्छा ही है। वो तो अब चाहता है कि रखना, मुझे तो वो होता है ना वो रावण की तरह, जब रावण तंग आकर लड़ने आ जाता है राम जी के साथ, तो ये भी एक ना इमरान खान साहब भी बहुत तंग आ चुके हैं जिंदगी से और बोलते हैं कि इधर भी भाई निपटा दो हमें भाई के वो अफजल नाम मेरा लिखा जाए, पन्नों में नाम लिखा जाए कि भाई बंदा लंका इन्होंने तबाह तो की है, क्योंकि ज़मान पार रखी इन्होंने, छत्ते वगैरह और दीवारें काफ़ी तोड़ी हैं, लेकिन फिर भी पैसा आ जाता है और उसको बनवा लेता है। लेकिन